जयंत एक गरीब किसान था जो कमाल नगर नामक एक गांव में अपनी बीवी चारू, छोटा बेटा गट्टू और छोटी बेटी पिंकी के साथ रहा करता था। वो अपने खेत में टमाटर उगाता और बाजार में जाकर बेचता। आइए आइए, लाल लाल ताजे ताजे टमाटर लीजिए। अरे भाई, मुझे 2 किलो टमाटर दे दो जयंत भाई साहब। तुम्हारे यहाँ के टमाटर बहुत ही स्वादिष्ट और सेहतमंद होते हैं। हाँ, ये सही कह रहे हैं। लगता है तुम बड़े प्यार से, स्नेह से टमाटर की खेती करते हो, इसलिए वो इतने निखर कर उगते हैं। जरा इनका रंग तो देखो। वाह 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 वाह। जयंत का टमाटर बिजनेस एकदम अच्छे से चल रहा होता है, लेकिन दिवाली की रात एक रॉकेट उड़कर जयंत के खेत में गिरता है और पूरा खेत आग पकड़ लेता है। आग तेजी से पूरे खेत में फैल जाती है। अरे नहीं, मेरे खेत! हे ठाकुर जी, ये क्या हो गया? अब मैं क्या करूंगा? इस खेत से ही मैं अपना और अपने परिवार का पेट पाल रहा था। अब मैं क्या करूंगा? नहीं, मैं तो बुरा तरह बर्बाद हो गया। चारू, ये क्या हो गया? हमारा खेत ऐसा क्यों हुआ? जयंत अब बर्बाद हो चुका था। उसके पास जितने पैसे थे सब धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। कुछ दिनों बाद घर में अनाज भी खत्म हो जाता है। वो लोग आश्रम में मिल रहा मुफ्त का खाना खाकर अपना पेट भरते हैं। हम इस तरह जिएंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। मुझे कुछ ना कुछ तो करना होगा, काम ढूंढना होगा। जी, मैंने भी 2 जगह बात की है, घर का काम की। 1 से 2 दिन में पता चल जाएगा कि वो मुझे काम पर रखना चाहते हैं या नहीं। जयंत नौकरी की तलाश करने जाता है, लेकिन उसे कहीं भी नौकरी नहीं मिलती। वो फिर भी हिम्मत नहीं हारता और निरंतर 1 हफ्ते तक जगह जगह जाकर नौकरी की तलाश करता है, लेकिन उसके बावजूद भी वो नौकरी पाने में असफल ही रहता है। एक रात बहुत बारिश होती है और तभी जयंत का घर मालिक किरोड़ी मल आता है। अबे ओ जयंत के बच्चे, तो अपना 3 महीने का बचा हुआ किराया इस जन्म में ही भरेगा या अगले जन्म में? किरोड़ी मल जी, मुझे माफ कर दीजिए। मैं इस बार भी किराया नहीं चुका पाया, लेकिन मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपना सारा किराया एक बार में ही सूद समेत चुका दूंगा। मुझे बस और थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। मैं वादा करता हूँ, मैं वाकई में चुका दूंगा आपका पैसा। हाँ किरोड़ी मल जी, हमारे खेत में दिवाली की रात आग लग गई, जिस कारण हमारा टमाटर का बिजनेस बंद हो गया। जयंत जी ने कई जगहों पर नौकरी की भी तलाश की, लेकिन उन्हें नौकरी नहीं मिली। लेकिन आप चिंता मत कीजिए, आने वाले कुछ दिनों में हम आपके सारे पैसे चुका देंगे। लेकिन किरोड़ी मल उन दोनों की बात नहीं मानता और गुस्से से कहता है, मैं नहीं जानता। तुम दोनों को आज के आज पैसे देने होंगे, वरना मैं तुम दोनों को यहाँ रहने नहीं दूंगा। अभी के अभी तुम दोनों को मेरा घर खाली करके जाना होगा। क्या? किरोड़ी मल जी, ऐसा मत कीजिए। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं। इतनी तेज भीषण गर्मी में मैं उन्हें लेकर कहाँ जाऊंगा? हमारा तो इस दुनिया में कोई भी नहीं है। किरोड़ी मल जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, हमें यहाँ से मत निकालिए। हम पर दया कीजिए और थोड़े दिनों की मोहलत दे दीजिए। अरे नहीं नहीं, हरगिज नहीं। बस बहुत हो गया तुम लोगों का। मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? किरोड़ी मल के आदमी भरी बरसात में जयंत और चारू के घर का सारा सामान उठाकर बाहर फेंकते हैं और उन्हें उनके बच्चों के संग वहां से निकाल देते हैं। बेचारे जयंत और चारू अपने बच्चों संग बारिश में यहाँ से वहां भटकते हैं। वो लोग एक गुफा में अलाव जलाकर रुकते हैं। गट्टू और पिंकी को भीग कर तेज बुखार आ जाता है। सुबह जब बारिश रुक जाती है तभी जयंत अपने दोनों बच्चों को सरकारी अस्पताल ले जाता है। उन लोगों के हाल बद से बदतर हो जाते हैं। वो लोग जंगल में एक झोपड़ी में रहने लगते हैं। चारू, अब जब तक हम पैसे नहीं कमा लेते, हम इसी झोपड़ी में रहेंगे। हाँ जयंत जी, मेरी भी नौकरी पक्की हो गई है। दोनों जगह में से एक जगह मैं झाड़ू पोछा करने जाऊंगी। एक बार पैसे इकट्ठा हो जाए फिर हम इस झोपड़ी से निकलकर किसी किराए के मकान में रहने चले जाएंगे। बस ठाकुर जी की कृपा से मुझे भी अब एक अच्छी नौकरी मिल जाए। पता नहीं कौन सी सजा मिल रही है हमें। बेचारे हमारे बच्चे, अरे खेल कूद की उम्र में उन्हें भी हमारे साथ इन सभी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। चिंता मत कीजिए पापा, हम दोनों को कोई दिक्कत नहीं है। हाँ पापा, हम ठाकुर जी से प्रार्थना करेंगे कि सब जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए।
चारू जिस घर में झाड़ू पोछा करने जाती है, वहां पर एक हफ्ते बाद उसके हाथों से एक कीमती कांच का शोपीस टूट जाता है, जिस कारण उसकी मालकिन उसे खूब सुनाती है। अरे निकम्मी, क्या नींद में साफ सफाई कर रही थी? है? अंधी कहीं की, इतना महंगा और बेशकीमती शोपीस तोड़ दिया तूने, नालायक। वो मालकिन, वो मैंने जो कुछ भी किया जानबूझ के नहीं किया। अरे तुझे पता भी है क्या ये शोपीस विदेश से आया हुआ है? इसकी कीमत कितनी है तुझे पता है? तेरी औकात भी नहीं है, उतना महंगा है ये। निकल यहाँ से। ऐसे नुकसान करने वाले लोग मुझे मेरे घर में नहीं चाहिए। और एक बात कान खोल कर सुन ले, तुझे तेरी तनख्वाह नहीं मिलने वाली। चल दफा हो यहाँ से। लेकिन मालकिन, मालकिन मेरी बात तो सुनिए ना मालकिन। मालकिन चारू को घर से बाहर निकाल देती है और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। चारू रोते बिलखते घर वापस आती है। चारू को इस हालत में देखकर जयंत को बहुत दुख होता है। अब तो न जयंत के पास कोई नौकरी थी और तो और चारू की नौकरी उसके हाथ से जा चुकी थी। एक दिन भयानक तूफान आता है, जिसके कारण उनकी झोपड़ी की छत उड़ जाती है और पूरी झोपड़ी भी तहस नहस हो जाती है। अब तो उन लोगों के हाल और भी बुरे हो जाते हैं। उनके पास अब गांव के कृष्णा मंदिर में रहने के अलावा और कोई विकल्प नहीं था। वो लोग ईश्वर से प्रार्थना करते हैं, हे ठाकुर जी, क्यों हम गरीबों की इतनी परीक्षा ले रहे हो आप? मैं मझधार में अटक चुका हूँ, मेरी मदद करो ठाकुर जी, मेरी मदद करो, अपने बच्चे की मदद करो ईश्वर। जयंत और उसका परिवार अब कचरा कूड़ा बीन कर ही अपना गुजारा करने लगता है। उन्हें ज्यादातर प्लास्टिक की बॉटल्स ही मिलती। एक दिन यूं ही जब वो लोग एक स्कूल के पास से गुजर रहे होते हैं, तभी पिंकी और गट्टू की नजर स्कूल में चल रहे एग्जीबिशन पर पड़ती है, जहाँ पर सब ने छोटे छोटे वस्तुओं से घरों के मॉडल्स बनाए थे। वो देखो, प्लास्टिक बोतल से बना हुआ घर। और वो देखो, कुल्फी वाली लकड़ी है। कुल्फी वाली लकड़ी नहीं बुद्धू, उसे आइसक्रीम स्टिक कहते हैं। अरे हाँ हाँ, और वो देखो, कांच का घर और वो कागज का भी। उन सबको देखकर जयंत के मन में एक विचार आता है, क्यों ना हम भी एक प्लास्टिक बॉटल का घर बनाएं, वो भी असलियत का। प्लास्टिक तो तूफान में भी टिकता है, टस से मस नहीं होता। अरे वाह, ये तो सच में बहुत ही बढ़िया विचार है जी। मैं तो कहती हूँ कि यही करते हैं। हाँ पापा, हाँ, मुझे एक प्लास्टिक बॉटल के घर में रहने में बहुत मजा आएगा। हाँ पापा, बहुत अच्छा आइडिया है। वो चारों पूरे गांव में भटक कर प्लास्टिक बॉटल्स इकट्ठा करते हैं और उससे एक सुंदर सा घर बनाते हैं और उसमें हंसी खुशी रहने लगते हैं। थोड़े दिनों बाद चारू और जयंत दोनों को भी एक मिल में अच्छी तनख्वाह वाली नौकरी मिल जाती है और उन लोगों के जीवन में खुशियां फिर से दस्तक दे देती हैं। धन्यवाद ठाकुर जी, प्लास्टिक बॉटल का घर हमारे लिए लकी और शुभ साबित हुआ। बस अब आप अपनी कृपा दृष्टि यूं ही हम पर बनाए रखिए। नकुल और मुस्कान दोनों कॉलेज से एक दूसरे को जानते हैं। दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं। एक दिन जब नकुल के घर वाले मुस्कान के घर रिश्ता लेकर आते हैं, तभी मुस्कान अपने हाथों से सभी के लिए स्वादिष्ट और जायकेदार पकवान बनाती है, जिन्हें देखकर नकुल की माँ हेमा बहुत खुश हो जाती है। अरे वाह मुस्कान बेटा, तुम तो वाकई में मास्टर शेफ निकली। मैं बहुत खुश नसीब हूँ जो मुझे तुम्हारी जैसी बहू मिल रही है। क्यों जीतू जी? अरे भाई, बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो और भी खुश नसीब हूँ, क्योंकि पूरे परिवार में मैं ही सबसे बड़ा चटोरा हूँ। और अगर मेरी बहू इतना अच्छा खाना बनाएगी तो मुझे अपनी चिड़चिड़ी बीवी की क्या जरूरत है। अच्छा जी, चलिए आपको घर जाकर बताती हूँ। थैंक यू सो मच अंकल जी, आंटी जी। मैं भी बहुत लकी हूँ जो मुझे आप दोनों जैसे इतने प्यारे सास ससुर मिल रहे हैं। लीजिए ना, ये स्प्रिंग रोल्स और ये मैक्सिकन स्टाइल समोसा भी खाइए ना। सभी मुस्कान के हाथों के बने अतरंगी और लजीज डिशेस को खाकर उसकी तारीफों के पुल बांधते हैं। उसकी माँ लावण्या और पिता देवराज कहते हैं, मुस्की जब छोटी सी थी तभी से ही इसे कुकिंग का बहुत शौक है। ये बहुत अच्छा खाना पकाती है। इनफैक्ट कभी कभी तो हम चौंक जाते हैं जब ये अतरंगी डिशेस बनाती है। सच में हम बहुत भाग्यवान हैं जो हमें मुस्की जैसी बेटी मिले। मुस्कान और नकुल का रिश्ता पक्का हो जाता है
और दोनों परिवार वाले एक दूसरे के गले लगकर मुंह मीठा करते हैं। सगाई की डेट फिक्स हो जाती है और नकुल और मुस्कान दोनों भी अपनी शादी के लिए बहुत एक्साइटेड होते हैं। वो दोनों रात में वीडियो कॉल पर बातें करते हैं। नकुल, तुम मुझे कभी छोड़कर नहीं जाओगे ना, चाहे कुछ भी हो जाए? नहीं मुस्कान, तुम मेरी जान हो। आई लव यू। मैं तुम्हें कभी अकेले छोड़कर नहीं जाऊंगा और हमेशा तुम्हारे साथ तुम्हारा साया बनकर रहूंगा। आई लव यू टू नकुल। मैं हमारे फ्यूचर मैरिड लाइफ को लेकर बहुत एक्साइटेड हूँ। शादी, बजे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सब कितना अच्छा लगता है ना। हाँ मुस्कान, मुझे तो एक बेटा और एक बेटी दोनों चाहिए। मुझे भी, लेकिन जो भी हो, हम अपनी संतान को दुनिया की सारी खुशियाँ देंगे। सगाई का दिन आ जाता है। मुस्कान अपने माता पिता लावण्या और देवराज संग कार में बैठकर फंक्शन हॉल पहुंच रही होती है। वहां फंक्शन हॉल में नकुल अपने माता पिता जितेंद्र और हेमा संग मुस्कान की राह देख रहा होता है। दोनों सुंदर तरह से सजाए गए होते हैं, लेकिन किसने सोचा था कि एक पल में ही उनकी खुशियां तबाह होने वाली थी। पहाड़ी रास्ते से गुजरते वक्त मुस्कान और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है, जिसमें उसकी कार का ड्राइवर और उसके माता पिता देवराज और लावण्या की मौत हो जाती है और मुस्कान बांझ हो जाती है। नहीं माँ, पापा, इंदर भैया, आप लोग मुझे इस तरह छोड़कर नहीं जा सकते। मुस्कान पूरी तरह टूट चुकी थी। सगाई की खुशियां अब मातम में बदल चुकी थी। लेकिन जैसे ही जितेंद्र और हेमा को पता चलता है कि मुस्कान बांझ हो चुकी है, वो दोनों अपना फैसला बदल लेते हैं। अगले दिन वो दोनों मुस्कान के घर पर जाते हैं, जहां पर नकुल उसकी देखरेख के लिए रुका होता है। नकुल बेटा, चलो यहाँ से। अब तुम्हारा और इस मुस्कान का साथ सिर्फ यहीं तक था। हाँ बेटा, तुम्हें मुस्कान को भूलना होगा, इसी में तुम्हारी भलाई होगी। मुस्कान और नकुल हेमा और जितेंद्र की बातें सुनकर घबरा जाता है। ये आप क्या कह रहे हैं अंकल जी, आंटी जी? हाँ माँ पापा, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? जो लड़की हमें पोता पोती का सुख नहीं दे सकती, हमारे खानदान को वारिस नहीं दे सकती, तेरा वंश बढ़ा नहीं सकती, वो बांझ लड़की तेरी बीवी और हमारी बहू कभी नहीं बन सकती। हाँ, कभी नहीं। समझ गया तू? ये सुनकर नकुल हैरान रह जाता है और बेचारी मुस्कान की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हमें माफ करना मुस्कान बेटा, हम जानते हैं कि तुमने अपने माता पिता को खोया है, लेकिन हम जितना जल्दी नकुल को तुमसे अलग करेंगे, उसी में हम सबकी भलाई होगी। लेकिन पापा, माता पिता बनने के लिए जरूरी नहीं है कि आप बायोलॉजिकली ही बच्चा पैदा करो। अडॉप्शन है, टेस्ट ट्यूब है, और भी ऑप्शंस है ना पापा। माँ प्लीज मुझे मुस्कान से अलग मत करिए, प्लीज। चुप रहो नकुल, हम जैसा कहेंगे तुम्हें वैसा ही करना होगा। हेमा और जितेंद्र नकुल को वहां से अपने साथ ले जाते हैं। मुस्कान बुरी तरह चिल्ला चिल्ला कर रोती है। अब उसका इस दुनिया में कोई नहीं बचा था। उससे उसके माता पिता दूर चले गए और अब प्यार भी। मुस्कान के लिए जिंदगी के आगे का सफर अब बहुत ज्यादा कठिन होने वाला था। वहां हेमा और जितेंद्र नकुल को कसम दे देते हैं कि वो मुस्कान से ना मिले। वो दोनों नकुल के लिए लड़की भी ढूंढने लगते हैं। बहुत रो लिया मैंने, अब और नहीं। अब मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना है। मैं इस एक हादसे से बहुत लोगों को खो चुकी हूँ और बहुत लोगों के असली रंग देख लिए हैं, लेकिन अब ये मुस्कान किसी से नहीं डरेगी और हार तो हरगिज नहीं मानेगी। मुस्कान हिम्मत बांधकर घर से बाहर निकलती है और कई सारी कंपनीज में जा जाकर इंटरव्यूज देने लगती है। ये सिलसिला कुछ 1 से 2 हफ्तों तक चलता है, लेकिन इन सब के बावजूद भी मुस्कान को कहीं पर जॉब नहीं मिलती। वो बहुत दुखी हो जाती है। उसे नकुल का फोन आता है। हेलो मुस्कान, मुस्कान, मैं नकुल बोल रहा हूँ। मुस्कान, तुम ठीक तो हो ना मुस्कान? मेरी लाइफ किसी कैदी से कम नहीं है। घर पर रहो तो माँ की निगरानी और ऑफिस में पापा की। बड़ी मुश्किल से तुम्हें फोन लगाया है। मुस्कान, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला। मैंने तुमसे वादा किया था और मैं उस वादे को निभाऊंगा, चाहे माँ पापा कितना ही फोर्स क्यों न कर ले। मैं तुमसे ही शादी करूंगा। नकुल, तुम प्लीज अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाओ। अब हम दोनों के बीच कुछ नहीं हो सकता।
और मैं शादी करके तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा को दुख नहीं देना चाहती इस उम्र में। इतना कहकर मुस्कान फोन कॉल कट कर देती है। मुस्कान अपने जॉब के बारे में घंटों तक सोचती है और फिर उसके दिमाग में एक विचार आता है। पापा की शॉप तो वैसे भी बंद पड़ी है, क्यों ना मैं उनकी शॉप की जगह अपना एक ढाबा बना लूं। नौकरी तो मुझे मिलने से रही और मैं तो खाना भी अच्छा ही बना लेती हूँ। हाँ, ये परफेक्ट रहेगा। मुस्कान अपने पापा की शॉप को एक ढाबे में बदल देती है और अपने स्वर्गवासी माता पिता और भगवान जी का नाम लेकर एक नई शुरुआत करती है। वो ढाबे पर स्वादिष्ट खाना पकाती है और खास करके अपनी अतरंगी डिशेस बनाती है जो ग्राहकों को खूब पसंद आती है। अरे वाह, समोसा में आलू की जगह ये मैक्सिकन स्टफिंग, ओहो फैबुलस। और ये गाजर के कपकेक्स भी बहुत अमेजिंग है भाई। और तो और नॉर्मल सी दाल चावल को भी तुमने इतना इंटरेस्टिंग और टेस्टी बना दिया भाई। तुम खाने को कितना क्रिएटिवली बनाते हो। मन तो करता है कि रोज तुम्हारे ढाबे पर आकर ये बढ़िया बढ़िया खाना खाऊं। सुपर यमी भाई, सुपर यमी। थैंक यू सो मच भाई साहब। मुस्कान ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे कमा लेती है और आगे जाकर अपना एक बड़ा सा रेस्टोरेंट ओपन करती है। उसे जीवन में इतनी तरक्की करते देख हेमा और जितेंद्र भी खुश होते हैं। उनके दोस्त और रिश्तेदार उन्हें बहुत समझाते हैं। अरे क्यों अपने बेटे को दर्द दे रहे हो? मुस्कान इतनी टैलेंटेड और सक्सेसफुल लड़की है। हाँ भाई जी, बहन जी, आप दोनों को अपने बेटे की और मुस्कान की शादी करा देनी चाहिए। जितेंद्र और हेमा को सब कुछ समझने में और अकल ठिकाने आने में देर तो लगती है, लेकिन वो दोनों आखिरकार मुस्कान और नकुल की शादी करा ही देते हैं। शादी के बाद मुस्कान और नकुल एक बेटा और एक बेटी अडॉप्ट करते हैं, जिन्हें पूरा परिवार खूब प्यार देता है। प्रेमेंद्र एक गरीब आदमी था जो गांव में एक स्कूल में प्यून की नौकरी करता। वो अपनी बीवी देवयानी और छोटी बेटी कीर्ति के साथ रहता था। एक दिन घर पर अचानक से आग लग जाती है और देवयानी उस आग में जल जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। देवयानी की मृत्यु के बाद प्रेमेंद्र कीर्ति को अकेले ही संभालता है और उसे एक माँ और पिता दोनों का प्यार देता है। ए कीर्ति बिटिया, ये रहा तुम्हारा टिफिन। आज मैंने तुम्हारी पसंद का बर्गर बनाया है, नए ओवन में बनाया है। तुम्हें पसंद आएगा बिटिया। थैंक यू पापा, आप दुनिया के बेस्ट पापा हो। और तुम दुनिया की बेस्ट बेटी हो बिटिया। प्रेमेंद्र गरीब होकर भी अपनी बेटी को हर एक खुशी देता है। वो ओवर टाइम करने लगता है ताकि वो थोड़े और पैसे कमा सके और बेटी को किसी चीज की कमी न पड़ने दे। जब कीर्ति का जन्मदिन आता है तभी थैंक यू पापा, इतनी महंगी और सुंदर ड्रेस मुझे गिफ्ट करने के लिए। अब मैं पार्टी में इसी ड्रेस को पहनूंगी और सबको जलाऊंगी। ओके बिटिया, तुम खुश तो मैं खुश। अपनी संतान की खुशी में ही एक पिता की खुशी होती है। कीर्ति अपने जन्मदिन पर वो सुंदर ड्रेस पहनती है। उसके सभी दोस्त उसकी तारीफ करते हैं। प्रेमेंद्र बहुत अच्छा खाना भी बनाता था और वो अपने हाथों से कीर्ति के लिए उसकी मनपसंद डिशेस बनाकर देता। चलो कीर्ति बिटिया, रात हो चुकी है, मैं तुम्हारी चंपी कर देता हूँ। बहुत दिनों से तुम्हारी चंपी नहीं की। हाँ पापा, ये लो तेल की शीशी। प्रेमेंद्र कीर्ति की चंपी करता है और उसकी चोटियां बनाता है। कीर्ति बिटिया, तुम्हारी माँ की तरह तो मैं तुम्हारी चोटी नहीं बना सकता, लेकिन फिर भी मुझसे जितना जो हो सके मैं उतना करता हूँ। पापा सच कहूँ तो आपके कारण मुझे माँ की कमी नहीं खलती। आप मेरा इतना अच्छे से ख्याल रखते हो, इतना अच्छा खाना बनाते हो, इतनी अच्छी चंपी करते हो, इतनी सुंदर सुंदर चोटी बनाते हो। मेरी प्यारी बच्ची। प्रेमेंद्र कीर्ति की पढ़ाई के लिए हर महीने एक्स्ट्रा पैसे इकट्ठा करने लगता और उसे गांव के सबसे अच्छे स्कूल में पढ़ने भेजता है। जब कीर्ति बड़ी हो जाती है तभी वो अपने घर और देवयानी के जेवरों को बेचकर पैसे जुटाता है और उसे शहर पढ़ने भेजता है। वो अब एक छोटे से किराए के मकान में रह रहा होता है। हे ईश्वर, मेरी बेटी को सही सलामत रखना, उसकी रक्षा करना। वो एक अनजान शहर में गई है। प्रेमेंद्र कीर्ति की पढ़ाई के लिए बहुत प्रार्थना करता है। 2 से 3 सालों बाद कीर्ति की पढ़ाई पूरी हो जाती है। वो शहर में ही एक अच्छी कंपनी में जॉब करने लगती है।
जहां पर वो उस कंपनी के बॉस माहिर से मिलती है। माहिर और कीर्ति दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और वो दोनों शादी कर लेते हैं। वहां गांव में बूढ़ा प्रेमेंद्र जिस स्कूल में इतने सालों से काम कर रहा होता है, वो स्कूल बंद हो जाता है, जिस कारण प्रेमेंद्र अब घर पर ही रहने लगता है। धीरे धीरे उसके पास जितने पैसे थे वो सब खत्म होने लगते हैं। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। मैं करूं तो क्या करूं? बुलाऊं तो किसे बुलाऊं मदद के लिए? कीर्ति ने भी 3-4 महीनों से फोन नहीं किया। अपने बूढ़े गरीब पिता की तो कुछ पड़ी ही नहीं है उसे। प्रेमेंद्र बेचारा रोज कीर्ति को फोन किया करता, लेकिन कीर्ति ने उसका नंबर ब्लॉक करके रख दिया था। अब वो एक अमीर आदमी की बीवी हो चुकी थी। कीर्ति, मेरे माँ पापा तो इस दुनिया में है नहीं, लेकिन तुम्हें तुम्हारे पापा की याद नहीं आती क्या? आती है माहिर, लेकिन अब मेरी लाइफ ने 360 डिग्री का ट्विस्ट ले लिया है। अब मैं अमीर हो गई हूँ, इसीलिए मेरी लाइफ में अब गरीबों के लिए कोई जगह नहीं है, फिर चाहे वो मेरे पापा ही क्यों ना हो। That's like my wife. Very good, कीर्ति। घमंडी माहिर के साथ शादी करके कीर्ति को भी अब अमीरी का घमंड आ चुका था। प्रेमेंद्र के पास कुछ पैसे नहीं बचते और तभी वो अपनी बेटी को फोन लगाता है, लेकिन बेटी ने तो पिता को ब्लॉक कर रखा था। फिर एक दिन प्रेमेंद्र गांव के टी स्टॉल पर 2 आदमियों को अखबार पढ़ते देखता है और उसमें अपनी बेटी कीर्ति को देखता है, वो भी माहिर के साथ। अरे, ये तो कीर्ति है, मेरी बेटी। ये बिजनेस अवार्ड, बाप रे बाप, मेरी बेटी जीवन में कितनी आगे बढ़ चुकी है। लेकिन ये क्या? इसकी मांग में ये सिंदूर, ये क्या लिखा है? माहिर चोपड़ा और उनकी बीवी कीर्ति चोपड़ा को मिला बिजनेस अवार्ड। कीर्ति ने शादी कर ली है, ये जानकर प्रेमेंद्र चौंक जाता है। उसके हाथ से वो अखबार गिर जाता है और वो कुछ देर के लिए स्तब्ध ही रह जाता है। नहीं, मेरी बेटी मुझे इस तरह पराया नहीं कर सकती, बिल्कुल नहीं। कीर्ति, ये तूने क्या कर दिया बिटिया? प्रेमेंद्र अखबार से कीर्ति की कंपनी का नाम देख उसका पता ढूंढता है और वो शहर में उस कंपनी में जाता है। जब कीर्ति और माहिर कुछ इंपॉर्टेंट क्लाइंट्स के साथ कॉन्फ्रेंस रूम में बैठकर प्रेजेंटेशन दे रहे होते हैं, तभी प्रेमेंद्र वहां पर सिक्योरिटी को धक्का मारकर कॉन्फ्रेंस रूम के अंदर घुस जाता है और कीर्ति से बोलता है, कीर्ति बिटिया, ये तूने क्या किया? तुझे मैंने इतने नाजों से पाला और तूने अपने बाप के साथ ये किया। अमीर होने के बाद तू अपने गरीब बाप को ही भूल गई बिटिया। ये तूने सही नहीं किया, ये तूने बिल्कुल सही नहीं किया। मेरी आत्मा को बहुत ठेस पहुंची है बिटिया। कीर्ति और माहिर गुस्सा हो जाते हैं क्योंकि प्रेमेंद्र का ये तमाशा देखकर सारे क्लाइंट्स उठकर मीटिंग छोड़कर चले जाते हैं। ये क्या तमाशा किया आपने? इतनी इंपॉर्टेंट डील थी, आपकी वजह से हाथ से निकल गई। सिक्योरिटी, इन्हें बाहर फेंकिए। तू अपने बाप को ही बाहर निकाल रही है? हाँ, क्योंकि अब मेरी लाइफ में आप जैसे गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मैं बहुत आगे निकल चुकी हूँ, बहुत अमीर हो चुकी हूँ, इसीलिए अब मुझे अपनी लाइफ में कोई कचरा नहीं चाहिए। निकल जाइए मेरी कंपनी से पापा, और प्लीज भूल जाइए मुझे। अब मैं अकेले रहना चाहती हूँ। सिक्योरिटी, इस बुड्ढे को धक्के मारकर बाहर निकाल दो। सिक्योरिटी गार्ड्स प्रेमेंद्र को धक्के मारकर बाहर निकालते हैं और वो बुरी तरह गिरता है। वो रोते रोते गांव लौट आता है। अपनी बेटी से मिले इस धोखे को वो सह नहीं पाता, लेकिन वो हिम्मत नहीं हारता। वो अपना एक छोटा सा ठेला लगाकर खाना बेचने लगता है और पैसे कमाने लगता है। अरे, बहुत बढ़िया कढ़ी चावल है परमेंद्र भाई, तुम इतने अच्छे शेफ हो। तुम्हारे इस गुप्त हुनर के बारे में तो हमें पता ही नहीं था। हाँ? अरे भाई, इस उम्र में भी इतनी मेहनत करते हो, सल्यूट है आपको परमिंदर काका। अब क्या करें, जब अपना ही खून आपको धोखा दे दे तो फिर खुद को ही मेहनत करनी पड़ती है। एक दिन अचानक से माहिर और कीर्ति का बिजनेस लॉस में चला जाता है, जिसके बाद उन्हें बंगला, गाड़ी और अपनी सारी संपत्ति बेचकर उससे नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है और वो कहीं के नहीं रह जाते। तभी अचानक से वो फोन पर वायरल हुए प्रेमेंद्र का वीडियो देखते हैं, जो अपने ठेले पर खाना बना रहा होता है। वो उस वीडियो को देखकर गांव जाते हैं और प्रेमेंद्र से माफी मांगते हैं।
मुझे माफ कर दीजिए पापा, मैंने आपके साथ बहुत अन्याय किया है। मैं एक अच्छी बेटी नहीं बन पाई। हाँ पापा जी, हमें माफ कर दीजिए। हमने अमीरी में इतना घमंड किया जिसकी सजा अब हम भुगत ही रहे हैं। मैं जानती हूँ कि मैं माफ़ी के काबिल नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मुझे एक आखिरी मौका दीजिए आपकी सेवा करके अपने पापों का प्रायश्चित करने का। प्रेमेंद्र उन दोनों के आंसू पोंछकर उन्हें गले से लगाता है और वो उन दोनों को माफ कर देता है। वो दोनों उसका ढाबा संभालते हैं और उसे आराम करने देते हैं। ढाबे के जरिए ढेर सारे पैसे इकट्ठा करने के बाद कीर्ति एक रेस्टोरेंट खोलती है और अपने जीवन में खूब तरक्की करती है और जीवन भर अपने पिता को अच्छे से संभालती है। एक गांव में सदानंद कहकर एक गरीब आदमी और उसकी बीवी इंदु दोनों शादी ब्याह और बाकी फंक्शंस में खाना बनाने का काम किया करते थे। सदानंद और उसकी बीवी इंदु दोनों बहुत मेहनती थे। लोगों को उनके हाथ का खाना बहुत पसंद आता और सबसे ज्यादा तो उनके हाथ का बना हुआ बटर चिकन। लेकिन धीरे धीरे उन्हें अपने काम से कम फायदा होने लगता है। उन्हें काम बिल्कुल नहीं मिलता, जिस कारण सदानंद और इंदु बहुत परेशान से रहने लगते हैं। लॉकडाउन के बाद तो अब शादियों में गिने चुने लोगों को ही आने की अनुमति है, जिस कारण सभी अब अपनी शादियों में खुद ही खाना बना रहे हैं। और इसी वजह से हमें काम ना के बराबर मिल रहा है। जी मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है, क्या कैसे होगा। घर में राशन भी खत्म होने को आया है। आप वो हीरा लाल के यहाँ पर गए थे ना, उसे किसी फंक्शन के लिए खाना बनाने के लिए लोग चाहिए थे। हाँ इंदु, लेकिन हीरा लाल ने कहा कि उन लोगों ने खाना बनाने वाले ढूंढ लिए हैं। उनके बेटे का नामकरण है, उसका फंक्शन है। अरे नहीं, एक काम मिला था वो भी हाथ से गया। हे भगवान, ये कैसी परीक्षा ले रहे हो आप हमारी। 2 दिनों तक इंदु जैसे तैसे घर में बचे खुचे राशन से काम चला लेती है, लेकिन 2 दिन बाद घर में सारा राशन खत्म हो जाता है। अरे इंदु, चाय बनी कि नहीं अभी तक? टेंशन के मारे सिर फटे जा रहा है मेरा। अरे जल्दी से लाओ ना। जी माफ कीजिए, लेकिन मैं आपको चाय नहीं दे सकती। घर में ना दूध है ना चीनी। मेरे पास 20 रुपए पड़े हैं शायद। मैं उनसे आपके लिए राजू चाय वाले से चाय ले आती हूँ, साथ में बिस्किट या बन मस्का भी ले आती हूँ। अब दोपहर को तो कुछ नहीं है खाने को, रात में मंदिर के भोजन से काम चला लेंगे। ठीक है इंदु, एक काम करो, तुम रहने दो, मैं जाकर चाय लाता हूँ। 2 पैसे। इंदु की जगह सदानंद चाय लेने जाता है। तभी वहां पर वो व्याकुल हीरालाल को उसी के घर की तरफ जाते हुए देखता है। अरे हीरालाल, अरे रुको तो 1 मिनट। सदानंद, अच्छा हुआ तू यहीं पर मिल गया। मैं तेरे ही घर जा रहा हूँ। सुन, जल्दी से तू और भाभी जी तैयार हो जाओ दोनों। वो अंतिम समय पर उस खाना बनाने वाले की तबीयत बिगड़ गई, जिस कारण वो और उसका भाई आज खाना बनाने नहीं आ सकते। तो इसीलिए तेरा ही चेहरा आया दिमाग में सबसे पहले। अरे धन्यवाद मेरे भाई। मैं और इंदु, हम दोनों अभी आ रहे हैं। पता बता। सदानंद और इंदु उस नामकरण के फंक्शन में जाकर खाना बनाते हैं और उन्हें अच्छे खासे पैसे भी मिल जाते हैं, जिनसे उनका 1 हफ्ते का गुजारा आराम से हो जाता है। इंदु अब सोचती है, जी हम कब तक यूं ही शादी ब्याह और बाकी फंक्शंस में यूं ही खाना बनाते रहेंगे। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, जिससे हम रोज पैसे कमाते रहें। लेकिन इंदु, हम ऐसा क्या कर सकते हैं? क्यों ना हम अपना एक ढाबा खोलें। इंदु की ये बात सुनकर सदानंद चौंक जाता है। ये तुम क्या कह रही हो इंदु? एक ढाबा? तुम्हें पता तो है ना, एक ढाबे को बनाने के लिए कितने पैसों की जरूरत पड़ती है, और तो और उसमें बनाने वाले खाने का खर्च अलग। जी आप पूरी बात तो सुन लेना पहले। हम अपने घर के आंगन को ही ढाबा बना देंगे। भगवान की कृपा से हमारा आंगन बहुत बड़ा है, लोग आसानी से उसमें बैठकर खाना खा सकते हैं। और रही बात क्या बेचने की, तो हम लोगों को कई सारी नहीं बल्कि एक ही पदार्थ बनाकर बेचेंगे, जो लोगों को सबसे ज्यादा पसंद भी आए और ज्यादा बिके भी। हाँ इंदु, ये वाला सुझाव काफी बढ़िया है। मैं सोच रहा कि क्यों ना हम बटर चिकन ही बेचें।
वैसे भी हम दोनों जहां कहीं भी खाना बनाने जाते हैं, सभी सबसे ज्यादा हमारे हाथ के बने बटर चिकन को खाना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। जी हाँ, एकदम सही विचार है। बटर चिकन जैसा पदार्थ तो लोग बड़े चाव से खाएंगे। इंदु और सदानंद अपने घर के आंगन को एक ढाबे में बदल देते हैं और उसका नाम स्पेशल बटर चिकन ढाबा रखते हैं। एक ही दिन में उनके ढाबे पर ग्राहकों की लाइन लग जाती है। सभी को उनके हाथ का बना बटर चिकन बहुत पसंद आता है और उनका दिल खुश हो जाता है। ओहो, क्या स्वाद है जी, क्या स्वाद है। इस बटर चिकन ने तो बड़े से बड़े 5 स्टार रेस्टोरेंट में मिलने वाले बटर चिकन तक को फेल कर दिया भाई। वाह, सच में मैं इतने बड़े बड़े रेस्टोरेंट में गया हूँ, लेकिन इससे अच्छा बटर चिकन कहीं भी नहीं खाया। वाह। अरे आप दोनों मियाँ बीवी के बनाए इस बटर चिकन में पक्का किसी जादू इंग्रेडिएंट की मिलावट हुई है, हाँ? अरे भाई, बटर चिकन से तो मुझे प्यार हो गया है, प्यार। आज तो मैं जी भर के बटर चिकन खाऊंगा, चाहे जो कुछ भी हो जाए। अब इंदु और सदानंद का ढाबा पूरे गांव में फेमस हो चुका था। हर संडे को तो उनके ढाबे पर इतनी लंबी लाइन लगती है कि पूरा रास्ता ब्लॉक हो जाता था। इंदु और सदानंद आए दिन नई नई स्कीम्स और मार्केटिंग टेक्निक्स को अपनाकर अपने ढाबे पर ग्राहक आए इसकी योजना करा करते थे। अरे वाह, इस बटर चिकन ढाबे पर जिसने भी 3 मिनट में सारा बटर चिकन चट कर लिया ना, उसे पूरे 5 प्लेट बटर चिकन फ्री मिलेगा। और अगर कोई हारा तो उससे उस मुफ्त में खाए बटर चिकन के पैसे भरने पड़ेंगे। भाया, ये सब अपने बस की बात ना है। चल चल, यहां से चलते हैं। ओफो यार, तू भी ना सच में भीगी बिल्ली रहेगा। अरे रिस्क ना लेना ही खुद में एक तरह का रिस्क है। चल, अपनी किस्मत को आज आजमा कर ही देखते। वो दोनों ग्राहक उस चैलेंज को एक्सेप्ट तो कर लेते हैं, लेकिन उसे पूरा करने में असफल रह जाते हैं। इसी तरह दिन ब दिन बटर चिकन ढाबे की रेपुटेशन गांव में किसी बड़े से रेस्टोरेंट से भी ज्यादा बढ़ने लगती है। तभी एक दिन अचानक गली में घोषणा होती है कि अगर 3 दिनों के अंदर ही अंदर उस गली के लोगों ने अपने अपने घरों को खाली नहीं किया तो वो तोड़ दिए जाएंगे, क्योंकि उन घरों की जगह पर एक सुंदर सा बंगला बनने वाला था जो कि किसी अमीर आदमी का होता है। सभी गली वाले इस बात को सुनकर हैरान परेशान हो जाते हैं। अभी अभी ही हमारे जीवन में जरा सी खुशियां क्या आ गई, उन्हें तुरंत नजर लग गई। अब हमें इस घर को छोड़कर कहीं और रहने जाना होगा, और इस घर को खाली करना मतलब हमारे बटर चिकन ढाबे को बंद करना। जी, मेरा तो यही सोचकर बीपी हाई हो रहा है। पता नहीं क्या होगा, लेकिन जो भी होगा मेरे कान्हा जी सब सही करेंगे। मकान ढूंढने लगते हैं और उन्हें एक घर भी मिल जाता है, लेकिन वो बहुत छोटा होता है और उनके सामने अब ढाबे को खोलने की समस्या खड़ी हो जाती है। अब घर भी मिल गया, लेकिन हम हमारा बटर चिकन ढाबा कहाँ खोलेंगे? घबराओ मत इंदु, सब ठीक हो जाएगा, भरोसा रखो। मैं और भी जगहों पर जाकर ढाबे के बारे में पता लगाता हूँ। क्या पता कोई बड़े दिल वाला हमें अपना मकान दे दे, कम पैसों में ढाबा फिर से खोलने। हाँ जी हाँ, यही कीजिए। सदानंद गांव में कई जगहों पर जाकर ढाबे के लिए जगह ढूंढता है, लेकिन उसे कहीं कोई जगह या मकान नहीं मिलता। जब वो शाम में बाजार से लौट रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक समोसा और वड़ा पाव वाला ट्रक में समोसा वड़ा पाव बना बनाकर लोगों को बेच रहा है। अरे वाह, ये तो ट्रक ढाबा है। क्यों ना इंदु और मैं अपना एक ऐसा ही ट्रक ढाबा खोल ले। सदानंद ये बात जाकर इंदु को बताता है। हाँ जी, वैसे भी आपके दोस्त विभूति के पापा की ट्रक वैसी ही पड़ी है उनके रिटायरमेंट के बाद। विभूति तो एक बार आपको वो ट्रक मुफ्त में भी देने के लिए राजी हो गया था, लेकिन आप ही ने मना किया था। आप उनसे बात कीजिए न जाकर। हाँ इंदु। सदानंद अपने दोस्त विभूति के पास जाकर उसके पापा की ट्रक को ले लेता है और वो उसकी बहाली करके उसे एक ढाबे के रूप में बदल देता है। सभी बटर चिकन ट्रक ढाबे पर बटर चिकन खाने आते हैं और इस बार तो ट्रक ढाबे के जरिए उस आंगन वाले ढाबे से भी ज्यादा मुनाफा होने लगा था। सदानंद पैसे इकट्ठा होने के बाद विभूति को ट्रक के पैसे दे देता है और वो और इंदु दोनों एक सुखी जीवन व्यतीत करने लगते हैं।